कम बैक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। कितनी अच्छी सुबह होती है ना, इसका अंदाजा तो खैर मुझे है, लेकिन आप लोगों को भी जरूर होगा क्योंकि सुबह वाकई बहुत अच्छी, कितने सारे काम हो जाते हैं। जो लोग जल्दी उठते हैं ना उनके ढेरों सारे काम हो जाते हैं, है ना हिलाल? बिल्कुल। जो लोग बहुत जल्दी उठते हैं अपने सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, प्रॉपरली हो जाते हैं। हाँ। कोई इसमें मिस्टेक नहीं हो पाती। हाँ, सिर्फ एक ही दिन होता है, उस दिन आपका दिल चाहता है कि फिर आप रिलैक्स करें, वो संडे वाले दिन, संडे के दिन। संडे का दिन फंडे होता है। संडे को फंडे, बिल्कुल। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से। नेक्स्ट सेट लगा रहे थे हम लोग, इस पोजीशन में लेके जाइएगा आगे की तरफ, पीछे वापस बेंड करेंगे। टेन रेप्स लगा के चलते हैं थोड़ा सा काफ पोर्शन की तरफ, इस पोर्शन की तरफ चलेंगे। लास्ट में एक ही सेट हमारा रह गया काफ का, पूरा ऊपर लेके जाएंगे। किसके लिए? कि काफ पोर्शन के लिए, टखने से लेके ऊपर नी जॉइंट तक। अच्छा। इसके लिए जिनके साथ प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, वो भी ये एक्सरसाइज लगाएंगे तो उससे उनको फर्क पड़ेगा। अच्छा। लेकिन ऊपर उनको होल्ड करना पड़ेगा, जैसे कि ये हमने होल्ड किया हुआ ना ऊपर। ठीक है, ठीक है, होल्ड करके वापस नीचे। सीनियर्स भी लगा सकते हैं, सीनियर भी लगा सकते हैं। तो अक्सर नॉर्मली जॉइंट्स का बहुत ज्यादा पेन होता है उनको, जॉइंट्स का पेन होता है ना, उससे ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, मतलब पेन इतना ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है जॉइंट्स वगैरह इससे। ठीक है, रिलैक्स करें थोड़ा सा। अच्छा, हिलाल कहते हैं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं कंटिन्यू अपनी एक एज में उन्होंने एक्सरसाइज की, लेकिन अगर वो छोड़ दें एक्सरसाइज करना तो फिर उनका वेट एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वेट बढ़ना इसलिए स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जो खुराक ले रहे होते हैं वो बढ़ जाती है। अच्छा। इंटेक जो होता है ना वो बढ़ जाती है। जैसे कि हम कोई मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी इंटेक जो है वो बढ़ती है। जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं ना तो हमारी बॉडी रिक्वायर करती है कि भाई मुझे प्रोटीन दो, कैलोरीज दो, ताकि मैं आगे प्रोसेस कर पाऊँ। अच्छा। हमारे फैट को रिड्यूस कर पाऊँ। ठीक है। तो इसीलिए फिर वो क्या होता है कि एक्सरसाइज वो कर तो रहे होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज अगर छोड़ देते हैं, डाइट ले रहे होते हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि उनका फैट रिड्यूस होने की जगह बढ़ता चला जाता है। अच्छा। एक्सरसाइज छोड़ने से उनको ये प्रॉब्लम होती है। बात सही है कि एक्सरसाइज छोड़ने से वेट आपका बढ़ना चाहिए? नहीं, एक्सरसाइज छोड़ने से वेट नहीं बढ़ता है, एक्सरसाइज छोड़ने के बाद आपको डाइट भी कम करनी पड़ती है। अच्छा। तो डाइट तो वो ले रहे होते हैं ना जब एक्सरसाइज के टाइम पे ले रहे होते हैं, तो इसीलिए फिर बढ़ता चला जाता है। तो लोग कहते हैं यार एक्सरसाइज छोड़ दी मेरा तो वेट बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। अगर एक्सरसाइज छोड़िए तो फिर डाइट भी आपको कम करनी पड़ेगी। प्रॉपर्ली बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। अच्छा, मैं आज क्या डाइट प्लान आज ओवरवेट वालों को देंगे डाइट प्लान। अंडरवेट वालों को, कल हम सॉरी अंडरवेट वालों को। तो अंडरवेट वालों की सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करना है, इन्होंने एक गिलास मिल्क पिएंगे। खाना ही खाना है अंडरवेट वालों ने, और क्या करना है? खाना ही खाना है, लेकिन पानी की जगह पे दूध पीना है। हाँ, पानी की जगह पे मिल्क यूज करना है ताकि इनका वेट बहुत जल्दी इंक्रीज हो। एक हफ्ते में इनका वेट तकरीबन 10 से 12 किलो बढ़ जाए। मैं तो कहती हूँ यार, अगर अंडरवेट हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो एक अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है कि आप अंडरवेट हैं, और अंडरवेट होना कुछ ना कोई बुराई नहीं। एक वक्त आता है कि ओवरवेट हो ही जाते हैं लोग ना, लेकिन फिर उसके बाद स्टॉप नहीं होता। हाँ, ये चक्कर है। तो इन्होंने सिर्फ चेंज ये करना है, असल में एक लोहरी डाइट है। ठीक है, अंडरवेट वालों के लिए लोहरी डाइट क्या है कि पानी की जगह पे वो लोग दूध पीते हैं। अच्छा। तो उनका वेट बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। करके देखें, एक हफ्ता सिर्फ करिएगा, पानी की जगह पे दूध यूज करें, जब प्यास लगे तो फिर मिल्क। अच्छा। तो उससे वेट काफी जल्दी बढ़ेगा। सही, ठीक है। 10 kg 12 kg बढ़ जाता है। हम लोग जो बढ़ाते हैं ना वैसे ही बढ़ाते हैं। ठीक है। आप लोग वेट बढ़ाते हैं? बढ़ाते हैं कभी कभार। अच्छा। वो वेट मेजर करने के लिए ना बढ़ाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप डाइट देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में क्या होगा, एक एप्पल, ठीक है, एक गिलास मिल्क हो गया। उसके साथ आपने क्या करना है, चिकन पीसेस खाएंगे। ठीक है, चिकन पीसेस के साथ 4 चिकन पीसेस से ज़्यादा नहीं खाइएगा। उसके बाद एक चीज़ का स्लाइस और 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस। ये आपका मॉर्निंग मील 1 हो गया। इसके बाद मुझे लगता है कि दोपहर तक भूख नहीं लगेगी, लेकिन दोपहर में आपने खाना है फिर भी। ठीक है, एक मिल्क शेक, ठीक है, और एक बॉल जो है वो ब्राउन राइस। नेक्स्ट लास्ट में आपने क्या करना है, फिर उसके बाद एक चॉकलेट मिल्क शेक पीना है आपने इवनिंग में। उसके बाद आपका आ जाएगा डिनर। डिनर में क्या करना है, बीफ खाना है। हंटर बीफ खा सकते हैं, बीफ किसी भी फॉर्म में बीफ खा सकते हैं। बीफ जो वो साइज बढ़ाता है, फैट बढ़ाता है। अच्छा। ठीक, बीफ साइज और वेट भी बढ़ाता है? वेट भी बढ़ाता है। दूसरा ये कि वो पावर भी बढ़ाता है। अच्छा। सबसे ज्यादा जो पावर की सोर्स होती है बीफ में ज्यादा होती है। चलिए ठीक है जी, हमारा फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट हुआ। इस सेगमेंट से तो आपको इतनी सारी टिप्स मिल जाती हैं लोगों को कि मेरे ख्याल से तो अब आपका वेट गिरना स्टार्ट हो गया होगा, और जो लोग अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं उनको भी बहुत इजीली इस चीज़ में हेल्प मिल जाती है हिलाल के थ्रू, कि वो आपको बता देते हैं कि आपको कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी डाइट नहीं लेनी, किस तरह की आपको एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मैक्सिमम एक्सरसाइज हमें कितनी करनी चाहिए हिलाल? 20 मिनट्स 15 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स। लाइक ये ओवरवेट वाले भी? ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, 15 मिनट्स बहुत है।
बहुत है बहुत है 15 मिनट्स, पूरी बॉडी उसमें काम करती है, बाकायदा बाल स्ट्रांग हो जाते हैं, चेहरा स्ट्रांग होता है। हाँ। चेहरे का जो क्योंकि ये एक्सरसाइज है, ये एंटी हमारी एजिंग है। हाँ। एंटी एजिंग कहलाती है एक्सरसाइज, जो है एज बंदे की स्लो कर देती है। हाँ बिल्कुल, ये तो फैक्ट है कि आपकी एंटी एजिंग होती है और साथ साथ आपको बहुत बहुत फ्रेश फील होता है जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ज़रूर क्या करें, अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, तो सेहत को अच्छा होना चाहिए आपको, और साथ साथ आपकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम सब कुछ खा रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि जी हमारा वेट बढ़ रहा है या हमारी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। बीमारियाँ भी बहुत कॉज बनती हैं ना। बिल्कुल। ठीक है जी, अभी हमने जाना है ब्रेक पर। थैंक यू सो मच हिलाल कि आपने आज ये वाली एक्सरसाइज हमने थाइस का हमने को फोकस किया, थाइस का पोर्शन हमने आज फोकस किया था। कल हम क्या करेंगे? बैक पोर्शन। बैक पोर्शन, ठीक है। और कितना अच्छा है ना, देखिए आपको डे बाय डे हम सारे पोर्शंस करके बता रहे हैं कि ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन भी नहीं डाल रहे हैं। ये कितना अच्छा है कि आपको पूरी बॉडी पार्ट को नहीं करना है। अच्छा, तो अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम वापस तो फिर मेरे साथ होंगे हमारे गेस्ट। मैंने आपको बताया था कि आज हीमोफीलिया डे है और हीमोफीलिया के ऊपर हम आज बात करेंगे। मेरे पास एक्सपर्ट्स भी होंगे, कुछ पेशेंट्स भी मेरे साथ होंगे और जानेंगे कि क्या बीमारी है और किससे किस तरह से हम बच सकते हैं, या आप किस तरह से इसमें लोगों की मदद कर सकते हैं, ये भी आपको बताऊंगी। तो हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ। बैक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत हो रही होगी। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को अपने इंट्रो में बताया था कि आज 17 अप्रैल जी एक हीमोफीलिया डे मनाया जा रहा है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो खतरनाक बीमारी है, ठीक है। इस बीमारी में ये होता है कि ब्लीडिंग होती है, उसके बाद ब्लड जो है वो कंट्रोल नहीं होता, वो रुकता नहीं है, और जब तक उसमें इंजेक्शन ना हो या उसका ट्रीटमेंट ना हो, उसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। तो हमने क्या करना है इसमें, हमने सिर्फ इतना सा करना है कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करना है, हमने उन लोगों की हेल्प करनी है जो इस बीमारी में है, क्योंकि इसका इलाज बहुत एक्सपेंसिव है। इसीलिए मैंने आज अपने शो पे आज हम इसी इस पर बात करेंगे, इसी डिजीज़ के ऊपर बात करेंगे। पूरी दुनिया में आज हीमोफीलिया के ऊपर बात हो रही है, डिफरेंट जगहों पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और ये प्रोग्राम्स या ये चीज़ें इसलिए होती हैं, ये शोज़ इसलिए होते हैं कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। ये दिन इसलिए मनाए जाते हैं, बहुत सारे दिन हम देखते हैं ना कि जो मनाए जा रहे हैं पूरी दुनिया भर में डिजीज़ के हवाले से, वो सिर्फ इसलिए कि हम तक इन सब चीज़ों की अवेयरनेस आए। ये मकसद है मीडिया का, यही मकसद होना चाहिए कि हम तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे जिसके बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हीमोफीलिया भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड नहीं रुकता है, और मैंने जैसे आपको बताया था कि 10,000 में एक इंसान होता है जिसको हीमोफीलिया ए डायग्नोस होता है, और जो इसी तरह से जी 50,000 में कोई एक होता है जिसको हीमोफीलिया बी होता है, लेकिन हीमोफीलिया ए बहुत ख़तरनाक होता है। तो मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे मिसेस वहाब को, जिनकी फैमिली में बहुत सारे पेशेंट्स रहे, उनकी फैमिली में बहुत सारे उनकी डेथ्स हुई, इसीलिए उन्होंने प्लान किया कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन करूँ, मैं उन लोगों के लिए जीऊँ, उन लोगों के लिए काम करूँ जो इस बीमारी में हैं, और उनको जहाँ तक मेरी कोशिश हो सके मैं उनको बचा सकूँ। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट भी मेरे साथ हैं, मुजफ्फर साहब, और एक पेशेंट भी मेरे साथ हैं, और मैं आज मेरे पास डॉक्टर्स भी होंगे और हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो पहले मैं वेलकम करती हूँ मिसेस वहाब को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ जी मुजफ्फर साहब भी हैं जो आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रहे हैं हीमोफीलिया के खिलाफ, ठीक है, और आप पेशेंट भी हैं बेसिकली? एक का हूँ। आप एक हैं जी। तो असल में हम जो पेशेंट हैं वो बेसिकली पैदाइशी बीमारी है हमें, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता है कि दो किस्म की ब्लीडिंग होती है, एक इंटरनल ब्लीडिंग होती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। इंटरनल ब्लीडिंग में किसी भी जॉइंट में कहीं भी तकलीफ़ हो जाती है, घुटने में, शोल्डर में, एल्बो में, तो उस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ के ब्लड जमा हो जाता है और पेन इतना शदीद होता है कि अगर मैं बयान करूँ तो शायद आप समझ भी ना पाए। ये हम एक सफ़र से गुज़र रहे हैं और इसका इलाज बहुत मुश्किल इलाज है और बहुत महंगा इलाज है। इसके इलाज भी दो तरह से हैं, एक लिक्विड फॉर्म पे है और दूसरे ड्राई फैक्टर के ज़रिए। लिक्विड फॉर्म में एक्सपेंस कम होते हैं और ड्राई फैक्टर में एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं। एक इंजेक्शन की कीमत कम से कम 4 से 5 हज़ार है और एक पेशेंट अगर 2 इंजेक्शन भी अफोर्ड कर लेते हैं, यूँ समझ लें उनकी पूरी महीने की तनख्वाह ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हमें दर्द है, हमें एहसास है
इसलिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सबसे बड़ी वजह ये थी मेरी कि आज से 10 साल पहले मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो गई थी घुटने में, और 1 साल तक तकरीबन मैं चल फिर नहीं सक रहा था। 6 महीने तक मैंने ट्रीटमेंट ली। 1 साल के बाद फिर मैं रिकवर हो सका। आप रिकवर हुए? जी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने तय कर लिया कि क्या मैं इस पे काम नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। आप दूसरों के लिए आपने सोचा? बिल्कुल, मैंने अपने दूसरे भाइयों के लिए, अपने दूसरे दोस्तों के लिए जो हीमोफीलिया पेशेंट हैं, कर सकता हूँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर। तो इस वजह से हमने फिर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, और इसका दफ्तर हमने मलियर में बनाया है, और अभी तकरीबन 2 महीने हुए स्टार्ट लिए। इसकी रजिस्ट्रेशन हमने कराई है। अब इसमें मुश्किलात तो बहुत हैं, लेकिन ये है कि मैं अपने मुखैर हजरात से अपील करूँगा कि वो हमारा साथ दें। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा मिसेस बहार से भी जानना चाह रही हूँ कि आपने कैसे सोचा कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, या आपको हीमोफीलिया पेशेंट्स के लिए काम करना है? क्योंकि मुझे ये तो पता है कि आपकी फैमिली में बहुत सारे पेशेंट्स अभी भी हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी डेथ्स हो चुकी हैं। तो आप मेरे ख्याल से बहुत बेहतर बता सकती हैं इसके बारे में। असल वजह यह है कि इस बीमारी को मैं समझती हूँ कि मैं इन लोगों के जो पेशेंट्स हैं उनके सब्र और बर्दाश्त की दाद देती हूँ। अल्लाह ने इनको इतना सब्र दिया है कि मैं तो उसकी तशदीद गवाह हूँ, चूँकि मेरी फैमिली में मेरे 4 भाई इसमें मुब्तला और 3 भांजे इसी बीमारी में मुब्तला हैं, और अल्फाज कासिर हैं इस कर्ब को या इस तकलीफ़ को बताने के लिए। जैसा कि मुज़फ़्फ़र साहब ने बताया कि अल्फाज नहीं हैं जो हम इस दुख को आप तक पहुंचा सकें, लेकिन इसी जज्बे से सरशार होके हमने ये फ़ैसला किया कि जो हमारे यहाँ जवान मतलब डेड बॉडीज़ आई हैं, उसका जब हम तसव्वुर करते हैं ना, तो हमारा दिल खून के आंसू रोता है। और इसी जज्बे के पेश नज़र हम लोगों ने सोचा कि कोई ऐसी तंजीम बनाई जाए, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जिसमें इनके दुखों का मदावा हो। क्योंकि इलाज बहुत महंगा है, यानी अफोर्ड कर ही नहीं सकते। एक इंजेक्शन की कीमत 12,000 है। कभी ऐसा भी होता है कि जब इन लोगों को ऐसी जगह से ब्लीडिंग शुरू होती है कि जिसका ऑपरेशन मस्ट होता है, तो एट ए टाइम 100-150 फैक्टर्स चाहिए होते हैं। अच्छा, 100-150 फैक्टर्स एट ए टाइम चाहिए होते हैं। तमाम हीमोटोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जब आप फैक्टर प्रोवाइड करेंगी उस वक्त हम पेशेंट का इंजेक्शन किस वक्त की जरूरत पड़ती है? इंजेक्शन से जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है? जब इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो, ब्लीडिंग या तो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। अच्छा। दोनों सूरतों में। ठीक है। तो आज से समझिए 42 साल पहले मेरे अपने जवान भाई जिनकी उम्र 28 साल थी उस वक्त, आप तसव्वुर करें। अच्छा मिसेस साहब, एक कॉल है, एक कॉल ले लेती हूँ पहले, फिर हम आपको कंटिन्यू करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सुबह बखैर, कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद आबिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। मोहम्मद आबिद जी। जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह करम है। जी, क्या कहेंगे मोहम्मद आबिद साहब? मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरे जो बाल हैं ये बहुत बारीक हैं, और जब कभी करता हूँ या वैसे हाथ करता हूँ तो टूटते हैं। अच्छा, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बैठे हुए हैं। ये एक मिसेस वहाब हैं जो एक हीमोफीलिया ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रही हैं, उसको लेके चल रही हैं, उसकी वाइस प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, तो फिर आपने बताया कि आपके भाई इसी बीमारी में मुब्तला थे, और एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन जिसको अब हम लोग ऑपरेशन तसव्वुर भी नहीं करते, ये छोटा से अपेंडिक्स का ऑपरेशन था। तो जब उनको लेके गए सीएमए। अच्छा, तो आपको बचपन से नहीं पता था उनका कि उनके अंदर ये नहीं पता था, लेकिन इन लोगों का तो बाय बर्थ होता है ना। हाँ। कैरियर तो लड़कियां होती हैं। तो ये बीमारी जो हमारे खानदान में मुंतकिल हुई है, ये ननिहाल से हमारे। अच्छा। हमारे एक मामू भी सफ़र करते थे इसी में, तो मालूम था लेकिन बेबस थे। कोई उस वक्त तक ऐसा हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं था कि जिससे हम इन बच्चों की तकलीफ में कुछ कमी
कर सकते। सही। तो छोटा सा एक ऑपरेशन होना था उनका। जब उनको बहुत पेन हुआ तो एडमिट कराया हॉस्पिटल में। तो जब डॉक्टर को सारी हिस्ट्री बताई कि ये हीमोफिलिक पेशेंट हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि हम